नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। 8 नवंबर को सीडीपीओ मेंस का एग्ज़ाम हुआ है जीएस पेपर 1 का। तो उसमें सेक्शन 3 में जो है डीआई के सवाल आए हुए थे, तो उसी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 2 पाई चार्ट दिया गया है, यानी कि 2 सर्कल दिया गया है, इनर सर्कल और आउटर सर्कल। तो जो इनर सर्कल है यह टाइम्स ऑफ इंडिया को दिखा रहा है, और जो आउटर सर्कल है indiatimes.com को दिखा रहा है। और टाइम्स ऑफ इंडिया और indiatimes.com जो है ये टाइम्स ग्रुप का हिस्सा है। तो यहाँ पर बेसिकली टाइम्स ग्रुप जो है टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टाइम्स के थ्रू कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। और इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और दिया गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया कितना रेवेन्यू जनरेट करता है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, तो ये करता है 300 का, और इंडिया टाइम्स कितना करता है, तो ये करता है 200 करोड़ का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि टाइम्स ऑफ इंडिया 300 करोड़ जनरेट करता है और इंडिया टाइम्स 200 करोड़ का जनरेट करता है, और ये 2010 का डाटा दिया गया है। तो पहला सवाल है, व्हाट इज़ द टोटल रेवेन्यू अर्न फ्रॉम फूड एडवर्टाइजिंग बाय द टाइम्स ग्रुप। तो टाइम्स ग्रुप का पूछा हुआ है, तो टाइम्स ग्रुप में 2 आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया और indiatimes.com। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि देखेंगे कि फूड एडवर्टाइजिंग से टाइम्स ऑफ इंडिया कितना कमा रहा है, और फूड एडवर्टाइजिंग से जो है indiatimes.com कितना कमा रहा है। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा टाइम्स ग्रुप कितना फूड एडवर्टाइजिंग से कमा रहा है ये। तो फूड से टाइम्स ऑफ इंडिया 18% अर्न करता है, तो ये 18% कितने का निकालेंगे, 300 का निकालेंगे। 300 का 18% निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको 54 करोड़। 300 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया का रेवेन्यू 300 करोड़ दिया गया है। फिर हमको indiatimes.com के लिए भी निकालना है। तो indiatimes.com जो है ये फूड से 10% अर्न करता है, तो 200 का 10% यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। 200 जो है ये indiatimes.com का रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग के थ्रू दिया गया है, तो उसका 10% यानी कि फूड से, तो ये आता है 20। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो किसका आ जाएगा कि टाइम्स ग्रुप फूड से कितना कमाता है, तो 54 + 20 74 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम ड्यूरेबल्स अर्न द रेवेन्यू ऑफ मोर देन 100 करोड़ फॉर टाइम्स ग्रुप। तो टाइम्स ग्रुप के लिए ड्यूरेबल्स के अलावा कहाँ से जो है 100 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अर्न हो रहा है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि टाइम्स ग्रुप फूड से कितना कमाता है, ड्यूरेबल से कितना कमाता है, अपैरल से कितना कमाता है, यूटिलिटी से कितना कमाता है, और अदर्स से कितना कमाता है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि ड्यूरेबल्स के अलावा किस कैटेगरी से जो है 100 करोड़ से ज़्यादा का अर्निंग हो रहा है। तो देखिएगा वहाँ पर टाइम्स ग्रुप का दिया हुआ है, तो टाइम्स ग्रुप में 2 था, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टाइम्स। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है फूड से, ड्यूरेबल से, अपैरल से, यूटिलिटी से, अदर से कितना कमाता है। फिर indiatimes.com का निकालेंगे कि फूड से, ड्यूरेबल से, अपैरल से, यूटिलिटी से और अदर से कितना कमाता है। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो टाइम्स ग्रुप का बेसिकली निकल जाएगा। अब फिर देखेंगे कि ड्यूरेबल्स के अलावा किससे जो है 100 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक टेबल बना लिया है कि फूड से टाइम्स ऑफ इंडिया कितना कमाता है। तो 300 का 18% 54 आ गया, और फूड से इंडिया टाइम्स कितना कमाता है, तो 200 का 10% तो 20 आ गया। इसी तरीके से ड्यूरेबल्स के लिए निकाल लीजिए, अपैरल का निकाल लीजिए, यूटिलिटीज का निकाल लीजिए, अदर्स का निकाल लीजिए। तो सबका निकाल लिए हैं, इस दोनों को जोड़िएगा तो 54 + 20 74 आता है। तो फूड से तो नहीं हो रहा है 100 करोड़ से ज़्यादा का अर्निंग। ड्यूरेबल्स को तो चेक ही नहीं करना है, क्योंकि उसमें पूछा है कि ड्यूरेबल्स के अलावा, तो ऐसे ड्यूरेबल्स का निकालेगा तो 90 + 70 160 आ जाएगा। अपैरल में 45 + 40 ये आ जाएगा 85। यूटिलिटीज़ में 75 + 40 ये आ जाएगा 115, और फिर अदर्स में 36 + 30 ये आ जाएगा 66। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ड्यूरेबल्स के अलावा यूटिलिटीज़ से जो है 115 करोड़ रुपया रेवेन्यू अर्न हो रहा है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, यूटिलिटीज़। तो सेकंड सवाल का आंसर यूटिलिटीज़ हो जाएगा।
अगला सवाल है विच इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, अर्निंग फ्रॉम ड्यूरेबल्स बाय indiatimes.com और अर्निंग फ्रॉम ड्यूरेबल्स बाय टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ड्यूरेबल से कितना कमा रहा है और indiatimes.com ड्यूरेबल से कितना कमा रहा है, दोनों निकाल लेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कौन ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो फिर से इस वाले टेबल पे आ जाते हैं। तो ड्यूरेबल से द टाइम्स ऑफ इंडिया 90 करोड़ कमाता है और indiatimes.com 70 करोड़ कमाता है। तो कौन ज़्यादा हुआ, 90 ज़्यादा हुआ, किसका हुआ, तो मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया का ज़्यादा हुआ। कितना ज़्यादा हुआ, तो 90 में से 70 को घटा दीजिएगा तो ये 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का अर्निंग जो है ये क्या है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 20 करोड़ ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे है कि 2011 में जो है टाइम्स ग्रुप टारगेट कर रहा है कि उसका रेवेन्यू 100% से इंक्रीज हो जाए। तो ये 100% से इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब पहले समझते हैं कि मान लीजिए कि 2010 में जो है आपका सैलरी है 100 रुपया और 2011 में मान लीजिए कि 20% का इंक्रीज होने वाला है। तो हम आपसे पूछेंगे कि 2011 में आपका सैलरी कितना हो जाएगा, तो कैसे निकालिएगा, 100 रुपया तो था ही, फिर 100 रुपया में 20% का इंक्रीज होगा तो ये कितना हो जाएगा 100, अब 20% का इंक्रीज यानी कि 20, तो 120 आपका यहाँ पर अर्निंग हो जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। तो टाइम्स ग्रुप का देखिएगा 2010 में जो है 300 था आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया से और 200 था indiatimes.com से, तो टोटल कितना हो गया, 500 हो गया। फिर 500 2010 में रेवेन्यू था, 11 में बोला कि 100% से इंक्रीज करना है, तो यानी कि 500 प्लस 500 का 100%, तो ये हो जाएगा आपको 500 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 500, यानी कि ये 1000 करोड़ बेसिकली यहाँ पर बात कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, सवाल में लिखा हुआ है कि indiatimes.com जो है उसको यहाँ पर 10% का इंक्रीज देखने को मिलता है। तो indiatimes.com कितना था 200 प्लस 200 का 10%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 प्लस 20 यानी कि 220। तो 220 किसका हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो फिर पूछा है कि व्हाट विल बी द मनी अर्नड बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया बाय एडवर्टाइजिंग फॉर अदर कैटेगरी। तो ये जो 220 आया ये indiatimes.com का आया है और टोटल रेवेन्यू कितना है, हो गया है 2011 में 1000 हो गया है। तो जो 1000 है ये दोनों मिला करके है, द टाइम्स ऑफ इंडिया का और indiatimes.com का। तो उसमें से indiatimes.com का हिस्सेदारी कितना था 220, तो जो बाकी बचा वो किसका हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया का हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 780। अब फिर पूछा है कि अदर कैटेगरी से टाइम्स ऑफ इंडिया कितना कमाते हैं, और सवाल में आगे लिखा है कि परसेंटेज ब्रेकअप जो है सभी कैटेगरी का सेम ही है। तो अदर कैटेगरी में द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है 12% अर्न कर रहा था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 780 का 12% निकालेंगे। तो 780 का 12% यानी कि 780 गुने 12/100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 93.60 करोड़ रुपया। तो इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। तो यहाँ पर लाइन ग्राफ दिया गया है और ये लाइन ग्राफ अलग अलग 4 कंपनी ए बी सी डी का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में शेयर का प्राइस दिखा रहा है। तो पहला सवाल पूछा है कि व्हिच कंपनी शो द मैक्सिमम परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ शेयर इन अप्रैल ओवर द वैल्यू ऑफ जनवरी। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अप्रैल में जो है अलग अलग कंपनी का शेयर कितना है और फिर जनवरी में कितना है, फिर अप्रैल को कंपेयर करेंगे जनवरी से, ए के लिए भी कंपेयर करेंगे, बी के लिए भी, सी के लिए भी, डी के लिए भी, और फिर ये चारों में देखेंगे किसमें जो है मैक्सिमम परसेंटेज चेंज आ रहा है। तो परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल बटा में इनिशियल गुने में 100। तो हो सकता है कि परसेंट डिक्रीज हुआ हो या फिर परसेंट
इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि मैक्सिमम परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो अगर मान लीजिए कि सवाल में आ रहा है सॉल्व करने पर -25% का चेंज आया और फिर कहीं पे लिखा रहेगा कि 20% का चेंज आया है, तो अगर मान लीजिए ये दोनों आ रहा है तो आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम डिक्रीज कितना का हुआ, परसेंट डिक्रीज, तो 25 का डिक्रीज हुआ है। या फिर पूछेगा कि मैक्सिमम इंक्रीज परसेंटेज कितना हुआ है, तो 20 का हुआ है। लेकिन पूछेगा कि मैक्सिमम परसेंटेज चेंज कितना का हुआ है, तो उसका भी आंसर कितना हो जाएगा। दोनों कंपेयर कौन सा ज़्यादा है, 25 की 20, तो 25 भले ही माइनस में, उससे मतलब नहीं है, तो 25 हो जाएगा। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। तो इस वाले टेबल में आ जाइए। ए का जनवरी में शेयर प्राइस था 40, बी का 30, सी का 70 और डी का 60। ये रुपया में है। और फिर अप्रैल में ABCD का निकाल लिए हैं और फिर यहाँ पर एक परसेंटेज चेंज का बना दिए हैं। तो ए का कितना चेंज हुआ है, पहले 40 था जनवरी में, अप्रैल में भी 40 है, तो 40 - 40 बटा में 40 × 100, तो ये 0 का चेंज यहाँ पर दिख रहा है। 30 से 20 हो गया, तो कितना का चेंज हुआ, 20 - 30 बटा में 30 × 100, तो ये आता है -33.33%। फिर सी के लिए निकालिए। और जनवरी में था 70, अप्रैल में हो गया 50, तो 50 - 70 बटा 70 × 100, तो -28.57। और फिर डी के लिए जनवरी में शेयर प्राइस था 60, अप्रैल में हो गया 75, तो 75 - 60 बटे में 60 × 100, तो यहाँ पर जो है 25% का इंक्रीज हुआ है। तो मैक्सिमम परसेंटेज चेंज किसका हुआ है, तो ये दिख रहा है हमको साफ साफ। तो किसके लिए हुआ है, कंपनी बी के लिए हुआ है। तो इस वाले सवाल का आंसर क्या हो जाएगा कि किस कंपनी के लिए, तो कंपनी बी के लिए जो है मैक्सिमम परसेंटेज चेंज देखने को मिल रहा है। अगला सवाल है कि व्हेन इज द एवरेज प्राइस ऑफ द 4 कंपनीज शेयर द लोएस्ट। तो व्हेन पूछा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जनवरी में शेयर प्राइस कितना रहा एवरेज, फरवरी में कितना रहा, मार्च में कितना रहा, अप्रैल में कितना रहा, निकाल लेंगे सबका और फिर देख लेंगे किस महीना में जो है लोएस्ट रहा है। तो जनवरी में निकालेंगे एवरेज प्राइस, तो सबको जोड़ देंगे, 70 + 60 + 40 + 30, इसको करेंगे 4 से डिवाइड, तो 70 + 60 + 40 + 30 अब बटे में 4, तो ये आता है 50। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, फरवरी का भी निकाल लेंगे। इस चारों को जोड़िए, 4 से डिवाइड कीजिए, तो ये आता है 48.75। मार्च में निकालेंगे तो इन चारों को जोड़ेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आता है 60। और फिर अप्रैल का निकालना है तो इस चारों को जोड़िएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा, ये आता है 46.25। तो पूछा लोएस्ट किसका है, तो लोएस्ट 46.25 का है। तो किस महीने में है, तो ये अप्रैल महीने में है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा कि अप्रैल महीने में एवरेज प्राइस जो है चारों कंपनी का ये सबसे क्या है, लोएस्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंपनी शोज द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ शेयर ओवर एनी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स। तो ये देखिए अब क्या करना पड़ेगा इसमें कि हर एक कंपनी का जो है हमको परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा और फिर वहाँ पर कंपेयर करेंगे कि किस कंपनी के लिए जो है ये परसेंटेज चेंज जो है सबसे ज़्यादा रहा है। तो फिर यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि 2 कंसेक्यूटिव पूछा है, तो यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, अगर फरवरी को कंपेयर करें तो जनवरी से करना पड़ेगा, मार्च का कंपेयर करेंगे फरवरी से, और अप्रैल का कंपेयर करेंगे मार्च से। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, एक टेबल बना लिया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ABCD का कितना कितना शेयर प्राइस रहा है। और इसके अलावा जो है एक और टेबल बना लिए हैं और इस टेबल में जो हम लोग परसेंटेज चेंज निकाल लिए हैं कि फरवरी महीने के लिए ए का परसेंटेज कितना रहा है, बी का कितना रहा है, सी का कितना रहा है और डी का कितना रहा है। मार्च में निकाल लिया ABCD का, फिर अप्रैल में निकाल लिया ABCD का। तो ये कैसे निकाल रहे हैं कि ए के लिए फरवरी में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है 62.25, ये कैसे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इस वाले टेबल से। तो फरवरी के लिए अगर हम लोग देखेंगे ए का, तो फरवरी में हो गया 65, तो फाइनल वैल्यू है 65। किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो जनवरी से कंपेयर कर रहे हैं, तो जनवरी का है 40 डिवाइड बाई 40 गुने में 100। तो ऐसे करके जो है सबका निकाल लिए यहाँ पर। तो इस वाले अगर
टेबल को ध्यान से हम लोग देखेंगे तो दिखाई देता है कि सबसे ज़्यादा चेंज जो आ रहा है ये 75% का आ रहा है। तो देखिएगा कि कई लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये माइनस में है और यहाँ पर दिखेगा प्लस में, तो फिर ये वाला मार्क किया जाएगा कि बी कंपनी के लिए जो है ये परसेंटेज चेंज ज़्यादा हो रहा है। नहीं, अगर परसेंटेज इंक्रीज पूछता तो बी आंसर होता, लेकिन यहाँ पूछा है परसेंटेज चेंज। भले ही इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ उससे मतलब नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी कंपनी के लिए क्या हुआ, परसेंटेज चेंज जो है ये ज़्यादा हुआ है, अप्रैल में हुआ है। अगला सवाल है कि एक आदमी 80 शेयर खरीदता है हर एक कंपनी का, जनवरी में 100 शेयर, फरवरी में 50 शेयर, मार्च में हर एक कंपनी का ABCD का, और फिर अप्रैल में बेच देता है। तो पूछा है कि इसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आ जाइए। तो ए कंपनी का क्या करता है, 80 शेयर खरीदता है जनवरी में, तो ए जो है ये दिख रहा है, तो क्या करेंगे 80 गुने 40, इतना रुपया लगा होगा ए का शेयर खरीदने में। बी का भी 80 खरीदता है, तो बी के लिए कितना रुपया लगा होगा, 80 गुने 30। सी का भी खरीदता है, तो सी के लिए 70 शेयर है, एक शेयर का दाम 70 है, और 80 खरीदता है तो 80 गुने 70 ये आ जाएगा, इतना रुपया खर्च होगा। और फिर डी के लिए कितना खर्च होगा, 80 गुने में 60, ठीक है। और इन सब को जोड़ देंगे तो ये टोटल खर्च आ जाएगा जनवरी में उस आदमी के लिए। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर सबको जोड़िएगा, जो आएगा वो जनवरी का आ जाएगा। या फिर देखेंगे आप कि सबको तो जोड़ना ही है, 80 तो कॉमन ही आ जा रहा है सब में, तो इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, 80 गुने में और सबको जोड़ दीजिए, 70 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 30, ये सबको जोड़िएगा तो ये आता है 200। तो 80 गुने 200 कर दीजिए डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा आपको 16,000, क्योंकि सभी कंपनी के लिए 80 शेयर खरीद रहा है, इसीलिए इसको जोड़ करके 80 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं। ऐसे ही क्या करेंगे, सभी मंथ का हम लोग निकालेंगे। तो जनवरी में कितना आ रहा था, 16,000 आ रहा था। फिर फरवरी में निकालने के लिए इस सबको जोड़ करके फरवरी में कितना शेयर खरीदा, 100 गुने 100 कर दीजिएगा, तो ये आता है आपको 19,500। फिर मार्च का भी निकालेंगे, तो इस सबको जोड़ करके मार्च में शेयर 50 खरीदता है हर एक कंपनी का, तो इसे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आएगा 12,000। तो ये सबको जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस इसका आ जाएगा, मतलब इतना रुपये ये आदमी खर्च किया, कितना किया, 47,500, ये सबको जोड़ने के बाद। फिर क्या करता है कि अप्रैल में ये बेच देता है सभी शेयर को। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जनवरी में जो है हर एक कंपनी का शेयर 80 खरीदता है, 80 शेयर खरीदता है, फिर फरवरी में 100 खरीदता है, और फिर मार्च में 50 खरीदता है। तो हर एक कंपनी का टोटल शेयर कितना हो गया, 80 प्लस 100 प्लस 50, यानी कि 230 शेयर हो जाएगा, मतलब अप्रैल में आते आते। तो हर एक कंपनी का यहाँ पर 230 शेयर है। तो अप्रैल में जो है बेच दिया, तो इसको कितना रुपया अर्न हुआ होगा, तो 75 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 20 गुने में 230। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 42,550। तो इतना रुपया में बेचा शेयर और ख़रीदने में इतना रुपया लगा था, तो साफ साफ दिख रहा है कि इसको यहाँ पे घाटा हो रहा है। कितना घाटा हो रहा है, तो इसमें से इसको कर देंगे माइनस, तो माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4,950। तो इस सवाल का कितना आंसर है, 4,950। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर दो डायग्राम दिया गया है, एक बार डायग्राम और एक पाई चार्ट। तो जो बार डायग्राम है ये दिखाता है ग्रोथ इन एडवांसेज, और जो पाई चार्ट है ये दिखाता है परसेंटेज शेयर ऑफ बैंक, और ये कब का डाटा दिया गया है, 2009-10 का दिया गया है। और यहाँ पर ग्रोथ जो है 9-10 और 10-11 का दिया गया है। तो जो ब्लैक वाला है ये है 10-11 का, जो वाइट वाला है ये है 9-10 का। तो जनरली हम लोग जो बार डायग्राम का सवाल बनाते हैं
तो अगर नीचे में ईयर दिया रहेगा तो ये सीक्वेंस में दिया रहेगा कि ये मान लीजिए 1995 है तो ये रहेगा 1996। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, पहले वाला डंडा है 10-11 का और वाइट वाला डंडा है 9-10 का। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग। तो पहला सवाल है कि 9-10 में सभी कंपनी का टोटल एडवांस था 200 करोड़। तो फिर पूछा है कि 10-11 में न्यू प्राइवेट बैंक का एडवांस कितना होगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर कि 9-10 में जो है सभी कंपनी मिला के 200 है, तो न्यू प्राइवेट बैंक का यहाँ पे जो है शेयर कितना है 3.8%, एडवांस में हिस्सा 3.8% है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 200 का 3.8% निकाल लेंगे, जो कि हो रहा है 7.6 करोड़। तो ये आया है 9-10 में 7.6। अब पूछा क्या है 10-11 का, तो 10-11 में देखिए ग्रोथ कितना हो रहा है न्यू प्राइवेट बैंक का, तो 38 का हो रहा है। तो क्या करेंगे 7.6 प्लस 7.6 का 38%, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 10.49 करोड़। तो इस सवाल का आंसर यही हो जाएगा। अगला सवाल है कि इफ़ द एडवांस गिवन बाय फॉरेन बैंक्स इन 2010-11 इज 150 करोड़, देन व्हाट वेर द टोटल एडवांस गिवन इन 9-10 बाय गिवन बैंक्स। तो टोटल एडवांस निकालना है 9-10 में सभी बैंकों का। दिया किसका है फॉरेन बैंक्स का। कब का दिया है 10-11 का 150 करोड़। तो यहाँ पर जो है हमको 9-10 का निकालना है। तो फॉरेन बैंक्स का मान लेते हैं कि 9-10 में जो है एक्स था एडवांस, तो एक्स प्लस एक्स का 10-11 में ग्रोथ कितना हो गया है, तो ये हो गया आपका 3%। तो 3% का ग्रोथ हुआ है, तो ये वैल्यू आपका दिया है 150। तो ये x प्लस 3x अपॉन में 100 बराबर में 150। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 150 गुने में 100 बटा में 103। तो ये आ गया 145.63। तो ये जो 145.63 आया है ये 9-10 में फॉरेन बैंक्स का आया है। फिर से इस वाले पाई चार्ट पे आ जाइए। तो इस वाले पाई चार्ट में देखिएगा तो फॉरेन बैंक्स का जो एडवांस में शेयर है ये 8% है। अब पूछा क्या है टोटल शेयर कितना होगा, टोटल एडवांस कितना होगा सभी बैंकों का, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 100%। तो 8% का वैल्यू दिया है 145.63, तो 100 का निकल जाएगा। एक एक नियम से लगा लेंगे यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे कि 8% का वैल्यू जो है ये 145.63 है, तो 1% का कितना होगा, तो 145.63 बटा में 8, तो 100% का कितना होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपको 1820.38 करोड़। तो इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज शेयर ऑफ ऑल प्राइवेट बैंक इन टोटल एडवांस गिवन बाय ऑल द बैंक इन 2010-11 इफ एडवांस गिवन बाय PSU बैंक इन 2009-10 इज 275। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा कि 2010-11 में सभी बैंक का एडवांस निकालना पड़ेगा। फिर उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि ओल्ड प्राइवेट बैंक का जो आएगा उसका यहाँ से परसेंटेज हमको निकल जाएगा। दिया क्या है कि PSU बैंक का 9-10 में 275 करोड़ है। तो 9-10 में PSU का 275 करोड़ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 80% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 275 दिया गया है 9-10 में। तो 80% का वैल्यू 275 करोड़ है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 275 बटा में 80। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ऑल प्राइवेट बैंक्स का कितना है 7.5%, तो इसको कर देंगे 7.5% से मल्टीप्लाई, तो ओल्ड बैंक का निकल जाएगा एडवांस 9-10 में। फिर फॉरेन बैंक्स का निकालना होगा तो 1% को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 275 बटा में 80 गुने 8, तो फॉरेन बैंक्स का निकल जाएगा।
और फिर न्यू प्राइवेट बैंक का निकालना होगा तो 3.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एक आम का अगर दाम दिया हुआ है 5 रुपया तो 5 का पूछेगा तो 5 गुने 5, 6 का पूछेगा तो 6 गुने 5, तो ऐसे ही बेसिकली हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे सभी बैंक्स का। तो ये जो आएगा ये कब का आएगा, ये आएगा आपको 2009 से 2010 के दौरान। लेकिन सवाल में जो है ये पूछा है परसेंटेज किसका, पूछा है परसेंटेज 2010-11 का। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको कि 9-10 का डाटा का इस्तेमाल करके 2010 में किस कंपनी का कितना एडवांस है ये, तो कैसे निकलेगा, इस वाले से पीएसयू का निकाल लेंगे 10-11 में, तो ग्रोथ है 17% का तो फिर निकल जाएगा। ओल्ड बैंक का भी ग्रोथ है 17% का, इसका भी निकाल लेंगे। न्यू प्राइवेट बैंक का 38% का ग्रोथ है और फॉरेन बैंक का 3% का ग्रोथ है, तो सबका निकल जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो उसमें से क्या करना है हमको, ओल्ड प्राइवेट बैंक्स का परसेंटेज निकालना है। तो ओल्ड का ऊपर में लिखेंगे, टोटल को नीचे में लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पीएसयू बैंक का 275 दिया था 9-10 में, तो ये 80%, 80.7% था, तो ये 275, 1% निकाल लिए, 275 बटा 80.7। फिर ओल्ड प्राइवेट बैंक का निकाल लिए, 7.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। फिर इसी तरीके से क्या करेंगे, सबका निकाल लेंगे, न्यू प्राइवेट बैंक का निकाल लेंगे तो ये आता है 12.95, फॉरेन बैंक्स का 27.26। फिर क्या करेंगे 2010-11 में निकाल लेंगे पीएसयू का, तो पीएसयू का था 2010-11 में क्या निकलेगा, 2009-10 में 275 था, 17% का ग्रोथ होता है, तो निकाल लिए 321.75 आया। फिर ओल्ड प्राइवेट बैंक्स का भी ऐसे ही निकाल लिए, फिर न्यू प्राइवेट बैंक का भी ऐसे निकाल लिए, और फिर आप लोग यहाँ पर फॉरेन बैंक्स का भी देख सकते हैं, इसका भी हम लोग ऐसे ही निकाल लिए। अब क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, तो सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल एडवांस 10-11 में निकल जाएगा, 397.6 करोड़ का। परसेंटेज शेयर निकालना है ओल्ड प्राइवेट बैंक्स का, तो ओल्ड प्राइवेट बैंक्स जो है ये 29.90 करोड़ था और टोटल आया 397.6 गुने में 100, तो यह आ जाएगा 7.52%। तो इस सवाल का आंसर यही हो जाएगा। अगला सवाल है कि ओल्ड प्राइवेट बैंक्स का जो है 2010-11 में एडवांसेस था 50 करोड़ का, तो पूछा है कि न्यू प्राइवेट बैंक का एडवांस कितना होगा 10-11 में। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि 9-10 में जो है ओल्ड प्राइवेट बैंक्स का x है, तो x प्लस x का 10-11 में कितना परसेंट का इंक्रीज हो रहा है ओल्ड प्राइवेट बैंक्स का, तो ये 17% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो 17%, ये दिया हुआ है 50 करोड़, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाता है 42.74 करोड़। तो हमको क्या करना है यहाँ पर कि 2010-11 में न्यू प्राइवेट बैंक्स कितना एडवांस देगा, ये हमको यहाँ पर निकालना है। तो इसको निकालने से पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा कि 2009-10 में जो है न्यू प्राइवेट बैंक्स का शेयर कितना था। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, परसेंटेज ग्रोथ दिखा देंगे तो 10-11 का निकल जाएगा। तो ये जो 42.74 करोड़ आया है, यह है ओल्ड प्राइवेट बैंक्स का। कब आया है, तो 2009-10 में। तो 2009-10 में जो ओल्ड प्राइवेट बैंक्स है इसका हिस्सेदारी कितना है 7.5%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7.5% का वैल्यू ये दिया हुआ है 42.74 करोड़। तो फिर नया वाला का पूछा था, तो नया वाला का कितना हिस्सेदारी है 3.8%। तो 7.5% का वैल्यू है 42.74, तो 1% का निकाल लेंगे, 42.74 बटा में 7.5 और फिर 3.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आता है आपको 21.65 करोड़। तो ये 21.65 करोड़ किसका आएगा, न्यू वाले का। अब फिर क्या पूछा है कि 10-11 में कितना होगा, तो 10-11 में कितना का ग्रोथ दिख रहा है, तो 10-11 में ग्रोथ दिख रहा है नए वाले का 38% का। तो 21.65 आया था,
इसमें क्या करेंगे 38% का ग्रोथ यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 29.87 करोड़। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 29.87 करोड़। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें जो एक टेबल दिया गया है और फिर पाई चार्ट दिया गया। तो पाई चार्ट में परसेंटेज ऑफ डोनर सिटी वाइज दिया गया है और टेबल में परसेंटेज ऑफ डोनर ब्लड ग्रुप वाइज दिया गया है। तो पहला सवाल है कि विच 3 सिटीज हैव द रेशियो ऑफ नेगेटिव ब्लड ग्रुप डोनर्स एज 5, 6, 7। तो नेगेटिव वाला का पूछा है। तो देखिएगा कि मुंबई में नेगेटिव वाला कितना है, तो 8, 12 और 9 को क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इसको जोड़िएगा तो ये आता है 30। फिर दिल्ली का नेगेटिव वाला कितना है, तो 8 + 13 + 15 + 1, इसको जोड़ेंगे तो ये आता है 37। फिर कोलकाता का 7 + 14 + 12 + 2, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 35। और फिर चेन्नई का 7 + 7 + 10 + 1, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 25। तो किन 3 सिटी को लेंगे तो रेशियो जो है 5:6:7 हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर हम लोग को 25 लेना पड़ेगा पहले, फिर 30 है और फिर 35 है, तब ना ये होगा 5:6:7। तो 25 किसका है, चेन्नई का है, तो चेन्नई, 30 मुंबई और 35 जो है कोलकाता। तो चेन्नई, मुंबई, कोलकाता जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बम्बई का पॉपुलेशन दिल्ली से 3 गुना है। तो दिल्ली का मान लेंगे x, तो बम्बई का आ जाएगा 3x। फिर पूछा है कि रेशियो क्या होगा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप डोनर्स इन दिल्ली टू पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स डोनर इन मुंबई। तो देखिएगा यहाँ पर कि दिल्ली का x मान है, मुंबई का 3x मान है। तो यहाँ से फिर से इस वाले टेबल पे आ जाते हैं। तो इस वाले टेबल पे देखिएगा कि मुंबई में जो है पॉजिटिव वाला कितना है, तो इस सबको ऐड करने से आएगा तो ये आता है 70। और दिल्ली में देखिएगा तो इस सबको ऐड करना पड़ेगा तो ये आता है 63। तो अब रेशियो निकालना है। तो दिल्ली का मान है x, तो दिल्ली में कितना आ रहा था 63%। तो x का 63%, तो ये आ जाएगा दिल्ली में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप डोनर, तो ये आता है 63x/100। फिर मुंबई में जो है ये 70 आ रहा था 70%, तो 3x का निकालेंगे 70%, तो ये आता है 210x/100। फिर क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिक्वायर्ड रेशियो पूछा है ना, तो डिवाइड ही करेंगे। तो 63x/100 और फिर 210x/100। 100 से 100 गया, x गया, तो ये आएगा 63/210। 21 है का 210, 21 तिया 63, यानी कि 3/10, 3:10 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है इफ़ द टोटल नंबर ऑफ डोनर्स इज 50,000 व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ डोनर अमॉन्ग द 4 सिटीज। तो देखिए, तो अब ये सिटी वाले में आ जाइए। तो सिटी वाले में देखिएगा गौर से, तो मैक्सिमम किसका है, चेन्नई का 34% है, मिनिमम किसका है, कोलकाता का 18%। तो टोटल कितना दिया गया 50,000। तो 50,000 का अगर हम लोग 34% निकाल लेंगे, किसका निकालेंगे 50,000 का, तो ये हमको क्या आ जाएगा, मैक्सिमम डोनर आ जाएगा। तो इसको निकालेंगे तो 34 गुने में 50,000 बटा में 100, 2 0 से 2 0 गया, इसको सॉल्व करने से यह आता है 17,000। ठीक है। फिर इसी तरीके से क्या कर लेंगे, मिनिमम कितना था 18%। तो मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50,000 का 18% निकाल लेंगे। तो 50,000 गुने में 18 बटा में 100, यह आता है 9,000। फिर सवाल क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा है। तो 17,000 और 9,000 में कितना का डिफरेंस है, तो 8,000 का डिफरेंस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि इफ़ द रजिस्टर्ड नंबर ऑफ डोनर्स इन मुंबई फॉर बी प्लस ग्रुप इज 1 लाख, तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डोनर ऑफ ए बी प्लस ग्रुप ऑफ चेन्नई। तो बी प्लस ग्रुप का देखिएगा आप लोग कहाँ पे, मुंबई में, तो यह है 22%। ठीक है, तो ये जो 22% है ये बेसिकली क्या दिया गया है, अगर मान लेते हैं कि मुंबई का जो है ये है डोनर एक्स, तो एक्स का 22% ये दिया है 1 लाख के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से जो है एक्स क्या माने है कि मुंबई में टोटल डोनर कितना है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो ये आता है करीब करीब, फ्रैक्शन में आएगा मतलब डेसिमल में आएगा, तो आदमी है तो आदमी तो आधा हो नहीं सकता है, तो ये आता है लगभग 45। ये आ गया आपको मुंबई में टोटल डोनर। तो मुंबई का देखिएगा कि 23% है, तो ये बेसिकली ये क्या दिया हुआ है, 23% का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो 23% का वैल्यू दिया गया है, तो चेन्नई का क्या है 34%, तो 23% कितना है, 34% कितना होगा, तो फिर से वहीं एक एक नियम में जाइए, एक आम का दाम 6 रुपये है, 10 आम का दाम कितना होगा, तो 6 गुने 10 60। तो ऐसे ही करेंगे कि 23% का जो वैल्यू है ये दिया है 45, तो 1% का निकालेंगे तो 45 बट्टा में 23, और 34% का निकालना है तो 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आता है करीब करीब 6 7 1 9 3 6। फिर पूछा है सवाल में कि चेन्नई में ए बी प्लस वाला कितना है, तो चेन्नई में जो है ए बी प्लस वाला कितना है, तो यहाँ से देखिएगा तो ए बी प्लस वाला आपको दिखेगा 5%, तो अभी जो आया था उसका हम लोग 5% निकाल लेंगे, तो अभी कितना आया था, ये आया था आपको 671,936, इसका 5%, तो 5%, तो इसको करेंगे सॉल्व, तो ये आएगा कितना, करीब करीब 3 3 5 9 6, यानी कि 33,596 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये सबका जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इसके अलावा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।